सूरत शहर में रहता था कौशल्या जी का परिवार। कौशल्या जी की 2 बहुएं थी। बड़ी बहू निर्मला, जिसकी शादी को 8 साल हो गए थे, पर अभी तक निर्मला निसंतान थी। छोटी बहू कोमल की बेटी चिंकी 2 दिन बाद 1 साल की होने वाली थी। इसी वजह से कोमल उसके जन्मदिन की तैयारियों में लगी हुई थी। चिंकी बेटा, आपको पता है कल आपका जन्मदिन है। कल आप 1 साल के हो जाओगे। भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी को हाथ मत लगाया करो। माँ जी इधर आइए। क्या हुआ बहू, क्यों इतना शोर है? माँ जी, भाभी ने मेरे मना करने के बाद भी मेरी चिंकी को गोद में उठा लिया। पता नहीं मेरी बेटी के कानों में क्या तंत्र मंत्र फूंक रही थी। तुम गलत समझ रही हो कोमल। चिंकी रो रही थी, तुम काम में लगी थी, तो मैं बस चिंकी को खिलाने लगी थी। निर्मला बहू, जब कोमल बहू को पसंद नहीं है तुम्हारा चिंकी को हाथ लगाना, तो तुम बार बार वही गलती क्यों करती हो? निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई कमरे में चली गई। अगले दिन चिंकी का जन्मदिन था। घर में सब लोग चिंकी के जन्मदिन की तैयारियों में हिस्सा ले रहे थे। बस निर्मला को इन सब तैयारियों में पीछे रखा गया था। निर्मला, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? बाहर सब जन्मदिन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम भी हेल्प करो। मुझे न थोड़ा बुखार है, इसीलिए माँ जी ने बोला कि मैं आराम कर लूं। निर्मला, मेरे से झूठ बोलोगी? मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब उस कोमल की वजह से हो रहा है। जब से वो इस घर में आई है कलेशी हो रहे हैं। रुको, मैं आज फैसला कर ही देता हूँ। निर्मला का पति विनोद गुस्से में बाहर चला जाता है। सुनिए, रुक जाइए, सुनिए तो। विनोद नहीं रुका और वो बाहर गया और गुस्से में सुनाने लगा। कोमल, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ? क्या हुआ भैया, कोई बात हुई है क्या? ये तुम कोमल से पूछो। मैंने क्या किया जो इस तरह से बात कर रहे हो? बहुत कुछ कह रही हो। अरे जरा सा निर्मला ने चिंकी को गोद में क्या उठा लिया? तुमने तो पूरा घर सर उठा लिया। हाँ, उठाऊंगी पूरा घर सिर पर, क्योंकि चिंकी मेरी औलाद है। इसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। भाभी मेरी बेटी को नजर लगाती हैं। इनकी खुद की औलाद नहीं हुई तो क्या पता ये मेरी बेटी पर भी नजर लगा दे। खुद की औलाद नहीं हुई तो ये थोड़ी है कि किसी और की औलाद को नजर लगा दो। बस कोमल, अब अगर तुमने एक भी शब्द मेरी पत्नी के खिलाफ बोला तो फिर आज इस घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप तो चाहते यही हो कि मेरी बेटी के पहले जन्मदिन पर कलेश हो और मेरी चिंकी का पहला जन्मदिन खराब हो जाए। भाभी, अब तो आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। माँ जी, मैं तो पहले ही कहती रही कि ये मेरी बच्ची की खुशियां नहीं देख सकती। ये मेरी बेटी को नजर लगाती है और देखा, आज इनकी नजर लग गई। मेरी बेटी का जन्मदिन खराब करके छोड़ेंगी ये। सबने निर्मला और विनोद से बात करना छोड़ दिया। शाम को रिश्तेदार जन्मदिन के लिए आने लगे। विनोद बेटा, निर्मला बहू, मेहमानों के सामने हम ये जाहिर नहीं होने दे सकते कि इस घर में लड़ाई हुई है, इसलिए तुम दोनों भी जन्मदिन के लिए तैयार हो जाओ। सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे। सुनिए, माँ जी सही कह रही हैं। इस समय हम दोनों का फर्ज है कि हम चिंकी के जन्मदिन के लिए तैयार हैं। चिंकी से हमारा कोई बैर नहीं, वो हमारी अपनी बच्ची है। निर्मला बहू, चिंकी से दूर ही रहना, वरना कोमल फिर चिढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि इस घर में बार बार कलेश हो। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ। विनोद और निर्मला जन्मदिन के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रिश्तेदारों के सामने बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि सुबह के समय घर में कोई कलेश हुआ था। पर कोमल अभी भी नहीं सुधरी थी। उसके पूरे बर्थडे में 1 मिनट के लिए भी अपनी बेटी को अपने ताईजी और ताऊजी के हाथों में नहीं जाने दिया। माँ जी, पापा जी, वर्षा दीदी, आप सब आ जाओ। अब हम चिंकी का केक काटेंगे। कोमल, बड़े भैया भाभी को बुला लेते हैं। कोई जरूरत नहीं उन्हें बुलाने की। मैंने कहा ना कि हमें उन दोनों से अपनी चिंकी को दूर रखना है। आज सुबह मेरे साथ उन्होंने कैसे बर्ताव किया भूल गई क्या तुम? सब रिश्तेदारी हमारी ओर ही देख रही है। चलो हम केक कटवाते हैं। पूरे जन्मदिन में एक भी फोटो में वो दोनों नहीं थे। विनोद और निर्मला को उस दिन बहुत दुख पहुंचा था और फिर उन दोनों ने एक फैसला लिया। निर्मला, मैं और तुम अब यहाँ नहीं रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहकर इन सबके ताने सुनो। हम कहीं और चलकर रहेंगे। आप ठीक कह रहे हो। कोमल को भी यही लगता है कि मैं चिंकी को नजर लगाती हूँ। न मैं यहाँ रहूंगी और न मेरी वजह से घर में कोई लड़ाई होगी। विनोद और निर्मला ने फैसला ले लिया और अलग रहने का विचार किया। घर में सबको पता था कि विनोद और निर्मला अब अलग रहने के लिए जा रहे हैं। कोमल को इस बात की मन ही मन बहुत खुशी थी। चलो अच्छा है जी, मेरी चिंकी के ऊपर भाभी का बुरा साया नहीं रहेगा। अरे वो बांझ कहते ना, बांझ औरतों का साया बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग सामान बांध रहे हैं, जाते समय तो मत बोलो। हाँ कोमल, इस समय ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। विनोद और निर्मला ने सामान बांध लिया और घर छोड़ने की तैयारी करने लगे। कोमल तो मन ही मन बहुत खुश थी, पर सास को थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि आखिर बेटे बहू जो थे। मैं तुम दोनों से मिलने आती रहा करूंगी। तुम दोनों पहले सेट हो जाओ, उसके बाद मुझे बुला लेना। मैं कुछ दिन तुम दोनों के पास आ जाऊंगी। मेरे बस में कुछ नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें रोक लेती। मैं जानता हूँ माँ, और अभी मैं भी तुम्हें नहीं ले जा सकता। वहाँ पर अभी सामान नहीं है। पहले मैं थोड़ा सामान खरीद लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें भी लेने आ जाऊंगा। अच्छा माँ जी, चलते हैं। निर्मला और विनोद ने वो घर छोड़ दिया और अलग रहने लगे। कुछ समय बाद भगवान ने निर्मला के जीवन में बहुत बड़ी खुशी ला दी। जिस निर्मला को बांझ शब्द के ताने सुनने पड़ते थे, आज वो शादी के कई सालों बाद माँ बनने वाली थी। निर्मला गर्भवती थी, इस बात से सास बहुत खुश हुई। कोमल के पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। कोमल बहू, मैं निर्मला के घर रहने जा रही हूँ। वो माँ बनने वाली है, ऐसे में उसे मेरी जरूरत होगी। अब मैं कुछ महीने वहीं रहूंगी। चिंकी का और इस घर का ख्याल रखना।
कोमल ने मुंह बनाते हुए सिर हिला दिया। अब जब से कोमल ने सुना कि निर्मला माँ बनने वाली है, कोमल के मन में ईर्ष्या का ज्वालामुखी फटने लगा। ये घर में सबको हो क्या गया है? जिसे देखो भाभी के गुण गाए जा रहा है। मैं भी तो माँ बनी थी, मेरी तो इतनी सेवा किसी ने नहीं की। कुछ महीनों बाद निर्मला ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उस समय रक्षाबंधन का दिन था। कोमल भी निर्मला से मिलने हॉस्पिटल गई। निर्मला ने कोमल को अपने पास बुलाया। चिंकी कोमल की गोद में थी। वो अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी। मम्मी, अब मैं भी भैया को राखी बांधूंगी ना? मेरा भी भाई आ गया। चिंकी बेटा, हाँ चिंकी, तुम भाई को राखी जरूर बांधोगी। हाँ अभी लाता हूँ। भैया मैं भी चलता हूँ, मिठाई खरीद लूंगा, आखिर भतीजा हुआ है मेरा। कोमल शर्मसार थी। निर्मला ने चिंकी के हाथों से अपने बेटे को राखी बंधवाई। चिंकी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। सास, पति और देवर की आंखों में खुशी के आंसू थे। हॉस्पिटल का स्टाफ और मरीज भी इस राखी के अटूट बंधन को देखकर खुश हो रहे थे। निर्मला ने विनोद से पैसे लिए और दोनों बच्चों की नजर उतारी। ये देखकर कोमल की आंखों से आंसू छलक गए और उसने दौड़कर निर्मला के बेटे को गले से लगा लिया और खूब प्यार करने लगी। आज पहली बार कोमल की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। गरीब दिहाड़ी मजदूर था। वो दिहाड़ी का काम पकड़ता और शाम को जो 100-200 रुपए कमाता वो घर खर्च में लग जाते। माधव का बेटा गोपी बहुत ही समझदार था। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। गोपी को पता था कि उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और उनके पास पैसों की तंगी है, इसलिए गोपी अपने माता पिता से कभी कुछ नहीं मांगता था। माधव इस बात को समझता था। जानकी, हमारा गोपी हमसे कभी किसी बात की इच्छा नहीं रखता। जैसा खाएं खिलाएं उसी में गुजारा कर लेता है। आप सही कह रहे हो। हमारा गोपी हम दोनों का बहुत मान करता है। अच्छा, मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। गोपी को जलेबी बहुत पसंद है ना? शाम को मैं उसके लिए जलेबी लेकर आऊंगा। उसी समय गोपी भी आ जाता है। बापू जलेबी? फिर तो मजा ही आ जाएगा। माँ, तुम और मैं तीनों मिलकर जलेबी खाएंगे। मेरा बच्चा छोटी सी खुशी से भी कितना खुश हो जाता है। माधव काम पर चला जाता है। उस दिन माधव को एक दुकान की छत बनाने में ईंटें ढोने का काम मिलता है। माधव सीढ़ियों से दुकान की ऊपरी मंजिल पर ईंटें ले जा रहा था। और भी मजदूर उसके साथ काम कर रहे थे। माधव को पता नहीं चला और उसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिरता चला गया। अचानक हुई इस दुर्घटना ने माधव के पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। माधव की आंखों की रोशनी चली गई। माधव की यह हालत देखकर जानकी और गोपी दोनों रो पड़ते हैं। माँ, बापू की यह हालत मुझसे और नहीं देखी जाती। बापू, आपकी आंखों की रोशनी क्यों छिन गई? इतना कहते हुए गोपी रोता हुआ घर से थोड़ी दूर निकल आया। उसने देखा कुछ लोग जय बम भोले का गुणगान करते गुजर रहे थे। गोपी ने उनमें से गुजरते एक व्यक्ति से पूछा, भैया आप सब लोग कौन हैं और भगवान भोले बाबा का नाम लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम सब कावड़िए हैं और कावड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं। फिर वहां से कावड़ में जल भर कर लाएंगे, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। जय भोलेनाथ। कावड़ का क्या महत्व है भैया? कावड़ भगवान शिव को अति प्रिय है भैया। जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से कावड़ यात्रा करता है ना, भगवान शंकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी करके सारे दुख दूर कर देते हैं। हाँ, मैंने कावड़ के बारे में सुना है। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को कावड़ में ही तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। बिल्कुल सही कहा। श्रवण कुमार एक महान पुत्र थे। जय भोलेनाथ। कहते कहते व्यक्ति आगे बढ़ गया, पर गोपी के मन में एक उत्सुकता जागी थी। मैं अगर बापू को कावड़ में बिठाकर कावड़ यात्रा करूं तो भगवान शंकर उनकी आंखों की रोशनी वापस कर देंगे। हाँ, मैं बापू को हरिद्वार ले जाऊंगा। गोपी के आत्मविश्वास से भरी बातें कैलाश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ और माता पार्वती सुन रहे थे। प्रभु, आपका नाम लेकर ये भोला बालक एक कठिन यात्रा पर निकलने वाला है। इसकी सहायता कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहो। मैं अपने भक्त पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, पर सर्वप्रथम मुझे गोपी की परीक्षा लेनी होगी। उधर गोपी घर पहुंचा और 2 बड़ी टोकरों से कावड़ तैयार करने लगा। माँ, ये देखो, मैंने कावड़ बना ली। अब एक में बापू बैठेंगे और एक में हम जरूरी सामान रख लेंगे। गोपी मेरे बच्चे, तू इतनी दूर तक पैदल यात्रा करके मुझे कैसे संभाल पाएगा? ये हट छोड़ दे मेरे बच्चे। मुझे वैसे भी आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो मुझे कहाँ कहाँ लेकर चलेगा? और तुम दोनों के जाने के बाद पीछे से मैं भी चिंता में रहूंगी। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहेगा। माँ, बापू आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर भगवान भोलेनाथ मेरे साथ हैं। गोपी अभी बात कर ही रहा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। अगर तुम अपने पिता को कावड़ पर हरिद्वार ले जा रहे हो तो क्या तुम एक टोकरी में मुझे भी बिठा सकते हो? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने अंतिम दिनों में गंगा मैया के दर्शन करूं। हाँ बाबा, क्यों नहीं। वैसे भी एक टोकरी में सिर्फ सामान है, आप वहां आराम से बैठ सकते हो।
मैं बापू और आपको हरिद्वार ले जाऊंगा। गोपी ने जब ऐसा कहा तो माधव और जानकी दोनों और परेशान हो गए। दोनों के मन में यही बात चल रही थी कि गोपी दो व्यक्तियों का भार कैसे संभालेगा। गोपी ने एक टोकरे में अपने पिता को बिठाया और दूसरे टोकरे में उन बूढ़े व्यक्ति को। गोपी को देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगा। वास्तव में वो कोई और नहीं भगवान शंकर ही थे जो गोपी की परीक्षा ले रहे थे। गोपी ने जैसे ही कांवड़ को कंधे पर रखा, कांवड़ फूलों की भांति हल्की हो गई। कांवड़ का भार ना के बराबर हो गया। माँ देखो, कावड़ तो बिल्कुल भी भारी नहीं है। मैं आराम से पहुंच जाऊंगा और जल्दी ही लौटूंगा। जब भगवान भोलेनाथ कावड़ में बैठे तो उनके चमत्कार से कावड़ का भार हल्का हो गया। गोपी आराम से पूरे रास्ते मस्ती में मगन जय बम भोले का जाप करता हुआ अपने पिता और उन बूढ़े व्यक्ति से बातें करता हुआ चलता रहा। हरिद्वार पहुंचकर उस बूढ़े व्यक्ति ने माधव से कहा, ये भोलेनाथ के नाम का फूल है, ये लो, स्नान करके इसे अपनी आंखों से लगा लेना। गोपी, तुम सचमुच बहुत अच्छे बालक हो। हर बच्चे को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए और माता पिता का आदर करना चाहिए। देखना, तुम सदैव जीवन में सफलता पाओगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर गंगा के तट पर विश्राम करूंगा। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति के रूप में भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। इसके पश्चात गोपी ने माधव को गंगा के तट पर बैठाकर स्नान करवाया। जो फूल वो बूढ़ा व्यक्ति माधव को दे गया था, माधव ने उसे अपनी आंखों से लगाया। पर यह क्या, भगवान शंकर के चमत्कार से माधव की आंखों की रोशनी लौट आई। गोपी, वो कौन थे? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। मैंने इस फूल को आंखों से लगाया और मैं देख सकता हूँ, ये फूल मुझे उन सज्जन व्यक्ति ने दिया था। बापू, आप देख सकते हो, वो बूढ़े बाबा सचमुच भगवान शंकर थे। वो मेरी कावड़ पर बैठे थे। हे भोलेनाथ, ये आपने कैसी लीला रची। बापू, जैसे ही वो मेरी कावड़ में बैठे, कावड़ का भार कम हो गया। आपने मेरे बापू की आंखों की रोशनी लौटा दी। भोलेनाथ बापू, मुझे उन कावड़ियों ने सही कहा था, कावड़ यात्रा का फल अवश्य मिलता है और साक्षात भगवान भोलेनाथ इस यात्रा को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। माधव और गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हर की पौड़ी पर खड़े भक्त जब इस चमत्कार के बारे में सुनते हैं तो सब गोपी की बहुत प्रशंसा करते हैं। गोपी माधव के साथ कावड़ का जल लेकर आता है और शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है। जानकी भी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर और देवी पार्वती ये सब देख मुस्कुरा रहे थे।